नाटो के 30 देशों में से एक भी गोली चला दी मिलकर उसको मारेंगे। गुंडागर्दी है गाइस, जनता मरती है तो मरे, इनको सिर्फ अपना धंधा चमकाने से मतलब है। रूस से हाथ मिलाने चले गए, इमरान खान को एक फोन तक नहीं किया है। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रूस और यूक्रेन का आखिर ये विवाद है क्या और रूस जैसा बड़ा देश यूक्रेन जैसे छोटे देश पर हमला करने के लिए विवश क्यों हुआ। इस सारे फसाद की शुरुआत साल 2014 से होती है गाइस, जब यूक्रेन की जनता ने यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल करने की मांग उठाई। लेकिन इस विवाद की असली जड़ समझने से पहले हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा। हमें सबसे पहले ये जानना होगा गाइस कि आखिर यूक्रेन बना कैसे। यूक्रेन का जन्म साल 1991 में तब हुआ जब यूएसएसआर यानी सोवियत संघ टूटकर 15 अलग अलग देशों में विभाजित हुआ। उससे पहले यूक्रेन और रूस ये दोनों सोवियत संघ का ही हिस्सा हुआ करते थे। यूएसएसआर 1991 में जिन 15 देशों में टूटा ये देश थे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्डोवा, जॉर्जिया, बेलारूस, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, रशिया और यूक्रेन। अब इतिहास से हटके इस विवाद की शुरुआत समझने की कोशिश करते हैं गाइस। सारे लफड़े की शुरुआत साल 2014 में हुई गाइस, जब यूरोपियन यूनियन ने यूरोपियन पार्लियामेंट के आर्टिकल 49 के तहत जॉर्जिया, मोल्डोवा और यूक्रेन इन तीनों देशों को यूरोपियन यूनियन में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। यूरोपियन यूनियन के द्वारा यह कहा गया कि ये तीनों देश अगर चाहें तो इस समय यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए प्रस्ताव दे सकते हैं। रूस को लगा कि ये अमेरिका की चाल है, यूक्रेन को सबसे पहले वो यूरोपियन यूनियन में शामिल करेंगे, उसके बाद नाटो में शामिल करने के लिए उसकी राह को आसान बनाएंगे। अब नाटो क्या है गाइस? नाटो रूस को दबाने के लिए अमेरिका द्वारा बनाया गया 30 देशों का एक ऐसा समूह है जिसकी नींव और जिसका उद्देश्य सबसे मेन यही है कि रूस को किसी तरह से दबाया जाए और खुद आगे बढ़ा जाए। अब कोई ऐसा देश जो रूस से ही टूटकर बना हो तो गाइस रूस कैसे आसानी से मान जाएगा कि वो देश उसके दुश्मन संगठन में शामिल हो और उसके बॉर्डर से लग के वो रूस पर आक्रमण करने की सोचे। यहां पे एक लॉजिकल क्वेश्चन उठता है कि रूस आखिर नाटो से इतना डरता क्यों है। इसका मेन कारण यह है कि नाटो के आर्टिकल 5 में यह कहा गया है कि नाटो के 30 देश, इनमें से कोई भी एक देश किसी भी देश को कितना ही मारे, कितनी ही गोली चलाए, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर किसी भी देश ने इन 30 देशों में से किसी भी एक देश पर एक भी गोली चला दी तो ये 30 के 30 देश मिलकर उसको मारेंगे। साफ सीधी गुंडागर्दी है गाइस, और कुछ नहीं है। ये अपने विरोधी देशों को दबाने की इनकी चाल है। साल 2014 में यूक्रेन की इस बात का रिटेलिएशन करते हुए रशिया ने यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में स्थित क्रीमिया रीजन पर अपना कब्जा कर लिया। इस कब्जे से क्रीमिया के पूर्व में स्थित अजोव सी पर रूस का कब्जा हो गया और साथ ही क्रीमिया के दक्षिण में स्थित ब्लैक सी यानी काला सागर पर रूस की नेवी ने अपना वर्चस्व हमेशा के लिए स्थापित कर लिया। हालांकि यूक्रेन 2014 में यूरोपियन यूनियन में शामिल नहीं हुआ था। साल 2016 में 2 साल बाद उसको आंशिक रूप से DCFTA के तहत शामिल किया गया और उसके बाद साल 2017 में उसको पक्की तरीके से यूरोपियन यूनियन में शामिल किया गया। रूस के क्रीमिया रीजन पर कब्जा करने के बाद अमेरिका ने रूस को कूटनीतिक तौर पर वैश्विक मंच पर घेरने की कोशिशें करी। उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। यूएन की सहायता से और अपने सहयोगी देशों की सहायता से अमेरिका ने रशिया को G8 से बाहर कर दिया। G8 उस टाइम 8 देशों का समूह होता था, वर्तमान में अब ये G7 रह गया। 2014 में इसमें से रशिया को हटा दिया गया। G8 में कौन कौन से देश थे गाइस? G8 में रशिया, कनाडा, जापान, इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूके और यूएसए, ये 8 देश थे। अमेरिका ने रशिया को वैश्विक मंच पर घेरने के लिए यूएन का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, 2014 में भी और 2022 में भी। 2022 में अभी आपने देखा होगा गाइस, यूएनएससी की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें रशिया के खिलाफ वोट डाले गए कि रशिया को यूक्रेन पर हमला नहीं करना चाहिए। भारत ने रूस से यहाँ पे अपनी पुरानी दोस्ती का परिचय दिया और यहाँ पे वोटिंग से परहेज किया। रूस ने कहा थैंक यू भाई, बहुत अच्छा किया आपने वोट नहीं किया, इससे रूस को कूटनीतिक तौर पर काफी अच्छा फायदा हुआ है। चीन ने भी वोटिंग से परहेज किया था और साथ में यूएई ने भी वोटिंग से परहेज किया था। भारत और चीन का तो समझ में आता है, भारत रूस का अच्छा दोस्त है, चीन भी रूस का अच्छा दोस्त है, लेकिन यूएई जो शुरुआत से ही अमेरिका का समर्थक रहा है उसने रूस के खिलाफ क्यों नहीं वोटिंग करी, ये एक अलग विषय है, इस पे किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यूएन में एक कानून है जिसका नाम है आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 में यह कहा गया है कि अगर किसी देश का कोई राज्य उस देश से अलग होना चाहता हो और अगर वो देश उस पर जुल्म कर रहा हो तो कोई भी पड़ोसी देश आके अपने मिलिट्री एक्शन से उस राज्य को उससे अलग करने के लिए उसकी मदद कर सकता है। रशिया ने चालाकी से यहाँ पे इसी कानून का यूज किया है। रशिया ने इस आर्टिकल 7 का यूज करते हुए सबसे पहले डोनबास रीजन में यूक्रेन के 2 नए देश लुहांस्क और डोनेट्स्क की घोषणा करी और फिर उसके बाद अपना मिलिट्री एक्शन करके उन देशों को आजाद करवाया। हालांकि पूरी तरह से ये दोनों देश अभी रशिया के कब्जे में नहीं आए और पूरी तरह से ये नए देश नहीं बने। यूक्रेन काफी हद तक अभी भी यहाँ पे कब्जा है। रशिया अपने मिलिट्री एक्शन में उतना सक्सेसफुल हो नहीं पाया जितना उसने सोचा था। अमेरिका ने इस विषय पर भी रूस को घेरने की बहुत कोशिश करी, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने लायक बात यह है कि अगर अमेरिका ये करे तो सही है, रूस करे तो गलत है। क्योंकि अमेरिका ने अफगानिस्तान में क्या किया, इराक में क्या किया, माली में क्या किया, सीरिया में क्या किया, लीबिया में क्या किया, इजिप्ट में, वियतनाम में, कोरिया में, अमेरिका ने भी वही किया जो इस टाइम रूस डोनबास रीजन में लुहांस्क
लुहांस्क और डोनेस्क को अलग करने के लिए कर रहा है। हालांकि अमेरिका और रशिया अपने आप को जितना साफ सुथरा दिखाने की कोशिश करते हैं उतने दूध के धुले ये लोग है नहीं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हथियारों की बिक्री में नंबर 1 पे दुनिया में अमेरिका है और नंबर 2 पे रूस है। जब तक ये दोनों देश हैं तब तक दुनिया में कहीं ना कहीं गोलियां चलती ही रहेंगी। 2022 की बात करें तो अमेरिका ने यूक्रेन को 100 के करीब 155 mm M777 होवित्जर्स तोप, जिसको यूक्रेन ने रूस से लड़ने के लिए फ्रंट लाइन पे लगा रखा है। इसके अलावा अमेरिका ने 100 ग्रेनेड लॉन्चर्स, 5000 राइफल्स, 1000 पिस्टल्स, 400 मशीन गन, 400 शॉटगन्स ये सब भी दिया है। अमेरिका ने यूक्रेन को करीब 20 मिलियन राउंड्स यानी 2 करोड़ राउंड्स चलाने जितना असला बारूद अभी बेचा है हाल ही में। इन सब के अलावा 25,000 के करीब बॉडी आर्मर सेट्स और 25,000 आर्मी हेलमेट ये सब भी दिया है। अपने हथियार बेचने की होड़ में तुर्की भी पीछे नहीं रहा है गाइस। तुर्की ने यूक्रेन को अपने TB2 ड्रोन जो कि गाइडेड लेजर मिसाइल हमला करते हैं वो तुर्की ने यूक्रेन को दबा के बेचे हैं। आपने हाल ही में न्यूज में सुना होगा कि यूक्रेन ने रशिया के टैंक्स पर लेजर गाइडेड ड्रोन से हमला किया, तो ये वही लेजर गाइडेड ड्रोन है जो यूक्रेन को तुर्की ने सप्लाई किए हैं। तो ये सारे देश मिलकर इस जंग में अपना हथियारों का धंधा चमकाने में लगे हुए हैं। इनको कोई मतलब नहीं है जनता मरती है तो मरे, इनको सिर्फ अपना धंधा चमकाने से मतलब है। और अगर अब हम हालिया विवाद की बात करें तो गाइस 2022 में रूस ने आखिर यूक्रेन पर हमला क्यों किया? 2022 में यूक्रेन पर रूस का हमला करने का सबसे बड़ा कारण था यूक्रेन का नाटो में शामिल होने की बात बार बार करना। रूस कभी भी नाटो को अपने सरहद के इलाकों में बढ़ने नहीं देगा क्योंकि गाइस नाटो हर हालत में रूस का दुश्मन है। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता तो इससे रूस को सबसे बड़ा खतरा यह था कि अमेरिका नाटो के साथ मिलकर यानी यूक्रेन के साथ मिलकर यूएनओ के आर्टिकल 7 का यूज रूस के ऊपर कर सकता था। अब इसमें अमेरिका क्या कर सकता था गाइस कि यूक्रेन और नाटो की मदद से रशिया के कुछ ऐसे एरिए वहां पे उग्रवादियों को खड़ा करना, उनकी फंडिंग करना, ताकि वो लोग मांग करें कि भाई हम रूस से अलग होना चाहते हैं। उन लोगों को फंड करके बाद में यूक्रेन की मदद से आर्टिकल 7 का यूज करके वो उनको रूस से अलग कर सकता था। ये रूस के लिए सबसे बड़ा नेशनल थ्रेट था। इसी वजह से रूस ने नाटो के विस्तार को यूक्रेन में रोकने के लिए यूक्रेन पर हमला किया, जो अगर रूस की नजर से देखा जाए तो उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये स्टेप ठीक था। लेकिन रूस ने जो आम लोगों पे हमला किया, आम बिल्डिंगों पे, रिहायशी इलाकों में, अस्पतालों पे जो बम्बार्डमेंट किया, ये कहीं ना कहीं गलत है। यहाँ पे मानवता का कत्ल हुआ है। और ये यूएनओ और यूएनएससी सिर्फ नाम के हैं, ये अमेरिका की कठपुतली है, ये कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने क्या उखाड़ लिया इजराइल और फिलिस्तीन मुद्दे में? कश्मीर मुद्दे में इन लोगों ने क्या उखाड़ लिया? तालिबान जो अब अफगानिस्तान पे कब्जा करके बैठा है, इन लोगों ने उसका क्या उखाड़ लिया? ये लोग सिर्फ बातें करना जानते हैं और अमेरिका के दबाव में आके ये अमेरिका के दुश्मन देशों को दबाना चाहते हैं। इससे ज्यादा ये कुछ नहीं जानते। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने यह बयान जारी किया कि 16 फरवरी 2022 को रूस यूक्रेन पर अटैक करेगा। लेकिन रूस पागल नहीं है। अगर 16 फरवरी 2022 को अटैक करना भी होता तो अमेरिका की इस बात के बाद वो पीछे हट जाता। रूस पागल नहीं है कि अमेरिका ने इस दिन कह दिया तो उसी दिन हमला करेगा। इससे तो अमेरिका का वर्चस्व और बढ़ जाता। उसकी बात अगर रूस साबित कर देता, अगर करना भी होता तो भी 16 फरवरी को रूस नहीं करता। रूस ने 16 फरवरी को कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे ये लगा कि रूस पीछे हट रहा है। हालांकि 16 फरवरी को रूस के पीछे हटने का एक और कारण था, क्योंकि उस समय चाइना में विंटर ओलंपिक्स चल रहे थे। 20 फरवरी को विंटर ओलंपिक्स खत्म होने थे। रूस चाइना में विंटर ओलंपिक्स के समापन समारोह में शामिल हुआ। तब तक चीन ने बोला अभी आप विंटर ओलंपिक्स को खत्म हो जाने दीजिए, तब तक आप कोई स्टेप मत उठाइए, आप अपनी आर्मी डिप्लॉय कीजिए, आप वहां पे तैयारी रखिए, विंटर ओलंपिक्स के बाद आप जो चाहे वो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 20 फरवरी को विंटर ओलंपिक गेम्स खत्म हुए और वहां पे रशिया ने 21 फरवरी को यूक्रेन के डोनबास रीजन में लुहांस्क और डोनेस्क इन दो नए देशों की घोषणा कर दी। कैसे करी? यूएनओ के उसी आर्टिकल 7 का यूज करके, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई पड़ोसी देश के कुछ राज्य अलग होना चाहते हो तो पड़ोसी देश उनकी मदद कर सकता है। फिर 23 फरवरी को लुहांस्क और डोनेस्क की तरफ से जो नए देश बने थे, रूस को एक लेटर लिखा गया। लेटर में कहा गया कि आप प्लीज हमें बचाइए। तब रूस ने सोची समझी साजिश के तहत किए गए इस युद्ध को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दे दिया कि ये युद्ध तो है ही नहीं, ये वॉर तो है ही नहीं गाइस, ये तो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है जो हम लुहांस्क और डोनेस्क को बचाने के लिए कर रहे हैं। उनको यूक्रेन से जुल्म से आजाद करने के लिए हम ये कर रहे हैं। रूस की तरफ से एक आ गया। इस कदम से हम क्या सीख सकते हैं गाइस? बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का एक ऐसा राज्य है जो पाकिस्तान से लगातार अलग होना चाहता है, अगर वो हमें लेटर लिखे तो हम आर्टिकल 7 यूएनओ के यूज करके हम उसको भी आजाद करवा सकते हैं। इससे भारत को कूटनीतिक तौर पे बहुत फायदा होगा और पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पे सबसे बड़ा नुकसान होगा। अगर इंडिया बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करवा देता है तो उसको मिडिल ईस्ट में घुसने के लिए ईरान के चाबहार बंदरगाह पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। फिर हम बलूचिस्तान में स्थित ग्वादर बंदरगाह का यूज करके अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट के देशों में अपना व्यापार और अपना वर्चस्व अच्छी तरह से स्थापित कर सकते हैं और इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा कूटनीतिक तौर पे नुकसान होगा जो हमारे लिए फायदा है।
खैर टॉपिक पे आते हैं गाइस। यूएसएसआर के टाइम पे यूक्रेन की गिनती बहुत पावरफुल रीजन्स में होती थी। ये मिलिट्री इक्विपमेंट्स, फाइटर प्लेन्स, शिप्स, जंगी जहाज, ये सब बनाने में यूक्रेन को महारत हासिल थी। लेकिन आज यूक्रेन की हालत ये है गाइस, उसकी नेवी को जंगी जहाज के लिए तुर्की पे निर्भर रहना पड़ता है और बाहर के देशों पे निर्भर रहना पड़ता है। यूक्रेन काफी हद तक भूल चुका है गाइस कि क्या शान हुआ करती थी उसकी 1991 के टाइम पे, जब यूएसएसआर का वो हिस्सा था। हालांकि यूक्रेन हथियार बनाने की रेस में उतना भी पीछे नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। पाकिस्तान जैसे छोटे देशों को आज भी मिलिट्री टैंक्स यूक्रेन ही सप्लाई करता है। 1991 में जब यूक्रेन यूएसएसआर से टूटकर आजाद देश बना, तब उसके पास करीब 200 के करीब न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे। परमाणु संपन्न देश था ये उस टाइम। लेकिन साल 1996 में अमेरिका के दबाव में आके एनपीटी ट्रीटी के तहत यूक्रेन ने ये सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स अपने पड़ोसी देश रूस में रखवा दिए। अगर ऐसा नहीं हुआ होता गाइस, तो आज कहानी कुछ और होती। कोई भी देश किसी भी दूसरे परमाणु संपन्न देश पर कभी भी हमला नहीं करेगा, और रूस इस टाइम यूक्रेन पर हमला करने से पहले 100 बार सोचता अगर वो परमाणु संपन्न देश होता तो। रूस का यूक्रेन से नाराज होने का एक और कारण यह भी है कि यूक्रेन आज के टाइम में रूस से किराया वसूलता है। कैसा किराया? रूस की गैस पाइपलाइंस काफी हद तक यूरोप में जाने के लिए यूक्रेन के अंदर से जाती हैं। तो यूक्रेन हर साल 35 बिलियन यूएस डॉलर्स, जी हां 35 बिलियन यूएस डॉलर्स हर साल रशिया से यूक्रेन को मिलते हैं, ताकि यूक्रेन के जरिए इंटरनल यूरोप तक रशिया की सभी गैस पाइपलाइंस जा सके और रशिया की गैस इंटरनल यूरोप में सप्लाई हो सके। अब एक बात बताओ, पैसे भी लेगा रशिया से और उसके खिलाफ भी खड़ा होगा, जल में रह के मगर से बैर तो करेगा नहीं ना, मगरमच्छ तो खाएगा ही ना फिर इसी बीच हमारे पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री रूस से हाथ मिलाने चले गए। रूस यूक्रेन युद्ध के टाइम पे जब पूरी दुनिया एक एक कदम फूक फूक के रख रही है, तब ये जनाब रशिया पुतिन से हाथ मिलाने चले गए। और क्यों गए? पुतिन से भीख मांगने गए कि भाई 10,000 करोड़ रुपए आप हमें कर्जा दो, जिससे हम आपकी गैस पाइपलाइन अपने पाकिस्तान में बिछाएं। और इनका ऐसे टाइम पे रूस जाने का एक और कारण था जो बाइडन को अपना एटीट्यूड दिखाना, क्योंकि जब से जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तब से जो बाइडन ने इमरान खान को एक फोन तक नहीं किया है। तो अमेरिका को एटीट्यूड दिखाने के लिए ये बंदा रशिया पहुंच गया रूस से हाथ मिलाने। और ऐसे टाइम पे जब पूरी दुनिया युद्ध के मुहाने पे खड़ी है, विश्व युद्ध कभी भी छिड़ सकता है, ऐसे टाइम पे ये बंदा पहुंचा है। बेअकली की हद है ये। फिर अमेरिका ने इनकी अकड़ उतारी, 4 अरब अमेरिकी डॉलर का इन पे फाइन लगा के। इनकी जनता वैसे ही बेचारी भूखी मर रही है। FATF में ये ग्रे लिस्ट हो चुके हैं। जिस दिन अगर FATF में ये ब्लैक लिस्ट हो गए, उस दिन जनता का हाल बेहाल हो जाएगा। आज इनके देश में सिलेंडर 12,000 से 13,000 रुपए का बिक रहा है। जिस दिन FATF में पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट हो गया, अभी तो ग्रे लिस्ट है, जिस दिन ब्लैकलिस्ट हो गया उस दिन ये सिलेंडर 20 से 25,000 का बिकेगा। सोचो पाकिस्तान की बेचारी जनता का इसमें क्या कसूर है कि उनके बेअकल प्रधानमंत्री उनके देश की अर्थव्यवस्था को डुबाते ही चले जा रहे हैं। खैर अब उनके नाम के आगे पूर्व लग चुका है, वो पूर्व प्रधानमंत्री हो गए हैं, जनता ने उनका तख्ता पलट कर दिया है। जनता के आगे तो किसी की चलती नहीं है गाइस। तो अमेरिका ने उन पर 4 अरब डॉलर का इल्जाम लगाया, ये कह के कि हवाला कारोबार में 2 नंबर में किसी ना किसी तरह पाकिस्तान का हाथ है, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर 4 अरब अमेरिकी डॉलर का फाइन लगाया। विदेश यात्रा करने के लिए सबसे पहले RT-PCR टेस्ट की जरूरत होती है। इमरान खान ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इनका RT-PCR टेस्ट सबसे महंगा हुआ है दुनिया में। 4 अरब डॉलर का RT-PCR टेस्ट हुआ है इन जनाब का, जो ये बेचारी पाकिस्तान की जनता से वसूलेंगे। अब बात करते हैं गाइस, इस युद्ध से भारत पर क्या प्रभाव और क्या दुष्प्रभाव पड़ने जा रहा है। प्रभाव इस बात का यह है कि हमारा पेट्रोल, खाद्य तेल, ये सब महंगा होगा, क्योंकि रूस पेट्रोलियम का एक बहुत बड़ा उत्पादक देश है। इस युद्ध के कारण रूस की पेट्रोलियम सप्लाई पूरी दुनिया में प्रभावित हुई है। इसकी वजह से मिडिल ईस्ट के जो देश है उनके भाव बढ़ गए, उन्होंने अपने कच्चे तेल के भाव बढ़ा दिए, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और ये बोझ हमारी आम आदमी की पॉकेट पर पड़ रहा है। इसके अलावा रूस और यूक्रेन दोनों को दुनिया की ग्रेन बास्केट कहा जाता है। यहाँ पे बहुत ही बड़ी मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है, जिसे पूरी दुनिया के देशों में सप्लाई किया जा सकता है। यहाँ पे भारत के लिए तात्कालिक फायदा उठाने का मौका एक ये है कि जिन देशों में रूस और यूक्रेन सप्लाई करते थे गेहूं, वहां पे गेहूं की तंगी हो गई है और इस टाइम भारत अपने गेहूं के भंडार में से वहां पे तात्कालिक मुनाफा कमा सकता है, वहां पे मुंह मांगे रेट पे गेहूं बेच सकता है। अगर सरकार इस बात पे ध्यान दे तो इससे देश को फायदा हो सकता है। खैर हमें इसमें ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। अगर हमें फायदा उठाना है तो बहुत जल्दी उठा लेना चाहिए, नहीं तो चाइना फिर से बाजी मार जाएगा। भारत को जल्द से जल्द अपने गेहूं के भंडार में से कुछ ऐसा हिस्सा निकालना चाहिए जो हम वहां पे सप्लाई कर सकते हैं, ताकि हमारे देश में भी गेहूं की कमी ना हो। नहीं तो गाइस चीन बाजी मार जाएगा। चीन बेचने में इतना एक्सपर्ट है, चीन पूरी दुनिया को बेच रहा है इस टाइम। बेच के वो इतना आगे बढ़ चुका है। खैर चीन पे भी अगला वीडियो आने वाला है। हमारा अगला वीडियो बेसिकली गाइस चीन पे ही है। चालबाज चीन का पर्दाफाश करेंगे हम लोग कि किस तरह से वो 1991-90 के टाइम पे, मंदी के टाइम पे गाइस चीन और भारत की अर्थव्यवस्था एक जैसी थी। 1991 में जब भारत में लिबरलाइजेशन वाली नीति आई, तब चीन और भारत की अर्थव्यवस्था लगभग सेम थी। लेकिन आज चीन कहां है और भारत कहां है? चीन ने ऐसा क्या किया और चीन के अंदर ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है? इस सब पे हम बात करेंगे अगले वीडियो में गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना है। तुम्हारे भाई का पहला वीडियो है। वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।